नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 10 बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर ग्रामर एक टॉपिक आपके आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक। और ये जो ग्रामर है वो आपके लगभग 15 नंबर की है। यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न है ये आपको पता होगा। जैसे प्रश्न संख्या 6 में बात करेंगे तो करेक्ट फॉर्म आएगी आपके, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 2 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये आपके 4 नंबर की आएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो आपके 2 नंबर का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कनेक्टिव आएंगे। कनेक्टिव मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा और आपको उसको कनेक्ट करना है, ये आपके 3 नंबर का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो फिर आपके यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, यानी 2 नंबर का ये होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पैसिव वॉइस से संबंधित होगा, यानी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, ये 2 नंबर का है। और लास्ट जो सवाल होगा वहाँ पर एक तो आपके फ्रेम क्वेश्चन होगा, मतलब आपको प्रश्न बनाना है, और इसी के साथ होगा आपके टैग क्वेश्चन। तो ये दोनों ही सवाल 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 2 नंबर के। तो इस तरह से टोटल जो है ग्रामर का पोर्शन है 15 नंबर का है। अब अपन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर प्रत्येक जो टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्या क्या बन सकता है तो उनको हम देखेंगे। यहाँ पर एक एक टॉपिक लेंगे। सबसे पहले हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे। सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अंदर हमें जैसे टेंस से संबंधित है ना, तो विशेष जो एग्जाम में आने वाला है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपको ये वैसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, ऑप्शन में हम सवाल होंगे ABCD टाइप के। तो पहले आप ध्यान रखो, एक तो आफ्टर और बिफोर, ठीक है ना। आफ्टर और बिफोर ये शब्द अगर आपको वाक्य में लिखा हुआ दिखे तो आपका ज़्यादातर जो ऑप्शन राइट होने वाला है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला राइट होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें आप। दूसरा जो है वो आपके वाक्य के अंदर सिंस या फॉर लिखा होगा। जब भी वाक्य में सिंस या फॉर होगा तो आपके उत्तर में ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर या तो होगा हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ING होगा, और या फिर आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ING। अब आपको ध्यान रखना है कि हैज़ बीन कब लगता है और हैव बीन कब लगता है। हैज़ बीन कब लगेगा, जब सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हैज़ बीन आएगा, और अन्यथा फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपके हैव बीन आएगा। तो सिंस या फॉर ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर 3 की यदि हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है वो शब्द है जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, या फिर एगो, या लास्ट के आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, या कोई भी पास्ट की डेट होगी, पास्ट की कोई भी डेट होगी आपके पास, तब आप ध्यान रखें ऑप्शन के अंदर जो सेकंड फॉर्म में होगी वो आपका उत्तर बन सकता है। तो याद रखें शब्दों को, यस्टरडे, एगो, लास्ट या पास्ट की कोई डेट पूछी जाए तो ऑप्शन में सेकंड फॉर्म वाले को करेक्ट करना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे डेली शब्द आ गया, डेली, या यूजुअली शब्द आ गया है, या ऑलवेज शब्द आ सकता है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही शब्द बता रहा हूँ मैं ज़्यादातर, या फिर एवरी डे, एवरी मंथ, ऐसा कुछ भी शब्द आ जाए तब आप ध्यान रखें ऑप्शन के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना तब ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आएगा। तो एस और ES कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अन्यथा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ऑप्शन से आप पता लगा सकते हैं, डेली, यूजुअली, ऑलवेज, एवरीडे, ऐसा कुछ भी आ जाए तो। उसके बाद 5वां जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके जैसे
वाक्य में टुमारो लिखा हुआ है या द नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे कुछ लिखा हुआ आ जाए, है ना, तो उस समय ध्यान रखें ऑप्शन के अंदर आपके दिया हुआ होगा या तो विल या फिर सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है विल और सेल में से कौन सा राइट करेंगे। तो सेल का प्रयोग कब होगा, जब सब्जेक्ट आई और वी होगा। यदि सब्जेक्ट में आई और वी लिखा हुआ है तब आप सेल फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे, अन्यथा फिर विल और फर्स्ट फॉर्म। तो 5 तो ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आप ध्यान रखें। एग्ज़ाम में 4 पूछे जाएंगे और इन 5 में से लगभग आपके बनने वाले हैं। इसके अलावा जो टेंस है नॉर्मली वो याद रखें आप, जो भी टेंस पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक नोट कर लें आप। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, एग्जाम में इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्रैक्टिस आपने करी होगी। विशेष आप ध्यान रखें यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, मेन क्या चीज़ याद रखनी है आपको। एक तो देखो सेड टू लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, तो उसको हमें हटाना है, चेंज करना है। एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, इसको चेंज करना है, ठीक है ना। और विशेष ध्यान रखना पर्सन और टेंस, ये जरूर बदले जाएंगे, पर्सन और टेंस। तो ये सेड टू के स्थान पर क्या आएगा या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, तो हमेशा ध्यान देना यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पहला वाक्य है, प्रथम वाक्य मतलब फर्स्ट जो वाक्य है, यदि उसकी शुरुआत मान लो सब्जेक्ट से हो जाए, किससे हो जाए, सब्जेक्ट से, तब आप ध्यान रखना सेड टू के स्थान पर क्या लिखना है आपको, टोल्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखना है आपको, दैट। यदि मान लो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए तब आपको सेड टू की जगह पर लिखना है आस्क्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखना है, इफ। यदि मान लो WH वर्ड से स्टार्ट हो, ये कौन से शब्द है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के फर्स्ट वाले शब्द है। यदि सब्जेक्ट से या हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट हो तो फिर सेड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड लिखना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वही WH वर्ड वापस आएगा, ठीक है ना। तो 3 तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। अच्छा, यदि मान लो इसके अलावा जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट हो जाए, मतलब सब्जेक्ट से ना स्टार्ट होकर के हेल्पिंग वर्ब से या WH से स्टार्ट ना हो और वाक्य किससे स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाए, तो इसमें कुछ कंडीशन है। जैसे मान लो अगर वाक्य में प्लीज़ लिखा हुआ आ जाए या काइंडली लिखा हुआ आ जाए, तो आप ध्यान रखना सेड टू के स्थान पर एक वर्ड आएगा रिक्वेस्टेड। क्या वर्ड आएगा, रिक्वेस्टेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू आएगा। यदि वाक्य मान लो डोंट से स्टार्ट हो जाए, DONT, डोंट से स्टार्ट हो जाए, तो उस समय ध्यान रखना यहाँ पर फॉरबिडेड आएगा सेड टू के स्थान पर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू आएगा। और इसके अलावा 2 कंडीशन और है जहाँ पर ध्यान रखें, आप वाक्यों से ही पता चलेगा, या तो वहाँ पर एडवाइस हो सकती है तो एडवाइस भी लिखेंगे, या ऑर्डर हो सकता है तो फिर आप ऑर्डर्ड लिखेंगे, और कनेक्ट किससे करना है, इनको भी टू से करना है। तो एक तो ये स्पेशल है जो ध्यान रख रही है। दूसरा पर्सन में क्या ध्यान रखना है, पर्सन में हमेशा ध्यान दो कि फर्स्ट पर्सन जो होगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मतलब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। और यदि सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन, अच्छा ये कहाँ होंगे, फर्स्ट पर्सन कहाँ होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी कोई फर्स्ट पर्सन आएगा तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन आएगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, क्लियर। तो सेकंड पर्सन होने पर ऑब्जेक्ट से, और यदि थर्ड पर्सन आए तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, टेंस में विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में कौन कौन से टेंस पूछे जाते हैं। जैसे यदि मान लो फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो या एस या ES लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज करेंगे किसमें, सेकंड फॉर्म में, ठीक है ना। वाक्य में यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आ जाए तो हम उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, और यदि सेकंड फॉर्म आ जाएगी तब आप उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा एग्जाम में ज़्यादा क्या पूछा जाता है, इज आर एम। तो यदि वाक्य में इज आर एम आपको दिया हुआ हो तब आप इसको चेंज करेंगे किसके अंदर, वाज या वर के अंदर।
अच्छा, ये तो पता ही है, वाज सिंगुलर के साथ लगेगा और वर्ब जो है प्लूरल के साथ लगेगा, तो इज या मार आने पर वाज वर होगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे हैज या हैव दिया हुआ हो तो फिर उसको आप चेंज करेंगे किसमें, हैड के अंदर, ठीक है ना। और विशेष एग्जामिनर पूछता है, जैसे कैन पूछेगा आपसे या विल पूछेगा, तो आप ध्यान रखें कैन को चेंज करेंगे हम किसमें, कुड के अंदर, विल को चेंज करेंगे हम वुड के अंदर, ठीक है ना। और सेल यदि दिया हुआ होगा तो उसको हम चेंज करेंगे शुड के अंदर, और यदि मे दिखा हुआ आ जाए MAY वाला तो उसको हम माइट में चेंज करेंगे। तो ये कुछ टेंस है स्पेशल जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये अगर थोड़ा ध्यान रखोगे आप तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके कनेक्टिव से संबंधित है, 8वां प्रश्न कनेक्टिव। तो कनेक्टिव में बहुत सारे कनेक्टिव है और एग्जाम में दिए हुए रहेंगे, जैसे कि मान लो बोथ एंड का है प्रयोग आपके, ठीक है ना, या नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग है, या मान लो एदर और का प्रयोग है, एदर और का प्रयोग है, या फिर नेदर नॉर का प्रयोग है, नेदर नॉर का प्रयोग है, या फिर आपके टू टू का प्रयोग है, ठीक है ना, या सो दैट का प्रयोग है, या आपके आल्दो का प्रयोग है, यट का प्रयोग है, बट का प्रयोग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिव है, इनको आप जरूर एक बार पढ़ें। तो ये तो आपको कनेक्ट ही करने होता है, इसलिए ध्यान रखें, आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक दो एग्जाम्पल आप मिलाएंगे तो। उसके बाद जो नंबर टॉपिक है आपके वो रिलेटिव प्रोनाउन का है। रिलेटिव प्रोनाउन ये भी बहुत ही आसान टॉपिक आपसे पूछा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए होंगे, जैसे मान लो हु वर्ड दिया हुआ हो सकता है, होम दिया हुआ हो सकता है, या फिर हुज है, ठीक है ना, या वेयर शब्द है, या दैट शब्द है, ये आपको ब्रैकेट के अंदर दिए होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत आसान टॉपिक है, इसके अंदर विशेष ध्यान रखना आपको कि जो फर्स्ट वाक्य और सेकंड वाक्य, दो वाक्य दिए हुए रहेंगे, दो सेंटेंस, उनको कनेक्ट करके जोड़ना है हु, हुम, हुज, वेयर या दैट से। तो जब भी हु दिया हुआ रहेगा ना, उस समय ध्यान रखना आपको सेकंड जो वाक्य होगा उसमें कुछ शब्द होंगे, जैसे ही है, सी है, आई है, वी है, या दे है, तो ये शब्द जरूर हटेंगे, सेकंड वाक्य में से ये शब्द जरूर हटेंगे। कब? जब हु दिया हुआ होगा। इसी तरह से यदि हुम दिया हुआ है मान लो ब्रैकेट में, तो आप ध्यान रखना सेकंड जो वाक्य होगा ना उसके अंदर आपको दिया हुआ शब्द होगा, जैसे हिम, तो ये जरूर हटेगा। जैसे हर दिया हुआ होगा तो ये भी हटेगा, या मी लिखा हुआ हो तो हटेगा, या अस लिखा होगा तब भी हटेगा, और या फिर डैम लिखा होगा तो हटेगा। मतलब इनको हमें नहीं लिखना है, इनके स्थान पर जो शब्द हमें दिया है जैसे हूँ तो वह हमें लिखना है। इसी तरह से जैसे हुज दिया हुआ मान लो आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वाक्य होगा सेकंड उसके अंदर शब्द होंगे, जैसे पहला हिज है, जैसे हिज फादर, हिज मदर, तो उसमें हिज शब्द जरूर हटेगा। कब हटेगा? जब हुज लिखना होगा। तो एग्जामिनर ऐसे ही देता है जिसमें ये शब्द हटने वाले होते हैं, या हटने वाले शब्दों को हमें वापस नहीं लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हर हो सकता है, ठीक है ना, या माई हो सकता है, या फिर आवर हो सकता है, या फिर देयर हो सकता है। तो ये विशेष ध्यान रख रहे हैं, ये शब्द हटेंगे, सेकंड वाक्य में होंगे ये शब्द, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाक्य में नहीं, सेकंड वाक्य में होंगे, वहाँ से हमें हटाना है और उनके स्थान पर ये शब्दों को कनेक्ट करना है या लगाना है। अच्छा, वेयर आएगा ना, तो इसको तो आप साफ देख लोगे कि वाक्य के अंदर या तो शब्द हियर लिखा हुआ आएगा या फिर देयर लिखा हुआ आएगा। तो जब भी ये दो वर्ड आपको सेकंड वाक्य में नजर आए तो उनको हटा देना है और उसके स्थान पर वेयर को कनेक्ट करना है, ठीक है। और दैट जो है ना, उसके लिए आप ध्यान रखना विशेष इट शब्द आएगा, तो इट शब्द को हम हटाएंगे, उसकी जगह दैट कनेक्ट करेंगे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके आराम से हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल आप देखें तो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो है पैसिव वॉइस का, ठीक है ना। अच्छा, कंप्लीट पैसिव वॉइस का मेरा वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में देख रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उस सवाल को अटेंड कर सकें।
पैसिव वॉइस में ध्यान देना, आपको 2 वाक्य पूछे जाएंगे, जिसमें पहले वाक्य में ध्यान रखें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है आपको। फिर इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर के आना है, आपको आगे लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको टेंस लिखना होगा। उसके बाद आपको वर्ब जो होगी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। फिर बाई का प्रयोग करना है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पीछे लिखना है। एक तो ये आप ध्यान रखें। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, जैसे ओ, फिर टेंस को टी कहेंगे, वर्ब को वी कहेंगे, और फिर यहाँ सब्जेक्ट को पीछे लिखना है। तो ओ टी वी एस का फॉर्मूला याद रख लें, तो उस अनुसार आपको जमाना है। अच्छा, टेंस में विशेष ध्यान दें। टेंस कौन कौन से हम याद करें, तो देखें कि वाक्य में यदि आपको फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस दिया हुआ है, तो आपको टेंस के स्थान पर हमेशा किसका प्रयोग करना है, इज, आर, एम का प्रयोग करना है, ठीक है ना। यदि मान लो आपको सेकंड फॉर्म दी हुई हो, तब आप टेंस के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वर का। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा, वाज सिंगुलर के साथ लगेगा, है ना, वर प्लूरल के साथ लगेगा, इज सिंगुलर के साथ है, आर प्लूरल के साथ है, एम आई के साथ है। तो ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज रहना ही है। तो फर्स्ट फॉर्म हो तो ध्यान रखना टेंस में हमेशा इज, आर, एम में से आएगा। सेकंड फॉर्म होगी तो वाज या वर आएगा। उसके अलावा यदि मान लो हैज, हैव या हैड आपको दिया हुआ है, और आप जानते हैं ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ये हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ ही आते हैं, तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना है, बीन शब्द को ऐड करना है ना। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ बीन शब्द को ऐड करना है। इसके अलावा मान लो यदि कोई मॉडल दिया हुआ है, जैसे कैन है, विल है, सेल है, मे है, तो ऐसा कोई भी मॉडल दिया होता है, तो उस समय आपको बी की फॉर्म को ऐड करना है, मतलब बी ऐड करना है ना। कैन आ गया तो कैन भी हो जाएगा, विल आया तो विल भी हो जाएगा। और इसके अलावा यदि कोई टेंस पूछा जाएगा, तो आपको क्या दिया होगा, वर्ब के साथ में आईएनजी दिया होगा। और जब भी ध्यान रखें, वर्ब के साथ आईएनजी कब आता है, जब कंटिन्यूस टेंस होगा, जैसे इज, आर, एम है, वाज, वर है, तो उस समय वर्ब के साथ आईएनजी जैसे आपको नज़र आ जाए, आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक वर्ड जोड़ देंगे, और वो वर्ड है बी। तो ये टोटल 5 टेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या याद रखना है आपको, कि सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट में देखो 5 जने होते हैं, वो जब पीछे जाएंगे ना, जब आप पीछे ले जाओगे इसको, तब चेंज होंगे। तो वो 5 कौन कौन है, जैसे आई है, ये पीछे जाने पर चेंज होगा किसमें, मी में। इसी तरह से वी है तो चेंज हो जाएगा अस के अंदर। ही लिखा हुआ है तो हिम में चेंज हो जाएगा। या सी लिखा हुआ है तो हर के अंदर चेंज हो जाएगा। और दे लिखा हुआ है मान लो, तो फिर देम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये 5 आप ध्यान रखें, सब्जेक्ट में स्थान पर होंगे। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो इनको ज़रूर चेंज करना है। तो एक तो एग्ज़ाम में आपसे ये सीधा पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस पूछे जाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, ध्यान है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनका सब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लो, और वो फॉर्मूला है FORA का। यानी इस वर्ड को याद रख ले, FORA। क्या है ये FORA? F का मतलब होगा फॉरवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड। तो आप ध्यान रखें, इसके अंदर फॉरवर्ड कब लगेगा, जब वाक्य की शुरुआत डोंट से होगी। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट गो देयर। तो इस तरह का जब वाक्य होगा, उस समय आपको फॉरवर्ड लिखना है। और वाक्य बनाओगे उस समय कैसे लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे, यू आर, फिर मान लो डोंट का वाक्य है तो फॉरबिडेड लिखना है। उसके बाद कनेक्ट किससे करना है, टू से। और उसके बाद जो वाक्य आपको दिया हुआ होता है, वो सेम सेंटेंस यहाँ पर आपको लिखना है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, रिक्वेस्ट के लिए आर को हम कहेंगे रिक्वेस्ट। तो ये कब आएगा, रिक्वेस्टेड कब शब्द आएगा, तो आप ध्यान दो, एग्जाम में दिया हुआ होगा, या तो प्लीज़, प्लीज़ जैसे प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ ओपन द डोर, इस तरह से लिखा हो सकता है। या फिर काइंडली लिखा होगा, जैसे काइंडली इशू में टीसी, तो इस तरह का कोई वर्ड होगा, तो प्लीज़ और काइंडली आएगा, तब आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना, और फिर सेम वाक्य को लिखना है। अच्छा, ये ओ और ए क्या चीज़ है, तो इनको ध्यान दें। ओ का मतलब होगा ऑर्डर। यदि किसी वाक्य में ऑर्डर दिख रहा है आपको, आदेश दिख रहा है, जैसे गेट आउट बोल दिया आपको, है ना, सिट डाउन बोल दिया है, तो इस तरह में ऑर्डर जहाँ आ रहा है वहाँ पर आपको ऑर्डर वर्ड लगाना है। और या फिर आपको एडवाइस वर्ड देखना है, ए से एडवाइस होगा। और एडवाइस में कैसे है, जैसे टेक दिस मेडिसिन, टेक रेस्ट, इस तरह की कोई एडवाइस वाला वाक्य यदि आपको नज़र आए पैसिव वॉइस में, तब आप वहाँ पर यू आर एडवाइस टू लिखेंगे और बाकी वाक्य को सेम लिखेंगे।
तो मैंने कोशिश करी है, पूरा पैसिव वॉइस नहीं बता पा रहा हूँ, पर फिर भी शॉर्ट में मैंने बताया है। इसको एक बार रिवाइज करें तो आपके पैसिव वॉइस आराम से हो जाएगा। और लास्ट जो प्रश्न है आपका, उसके अंदर एक तो फ्रेमिंग क्वेश्चन है आपका, फ्रेम क्वेश्चन, ठीक है ना, और एक है आपके टैग क्वेश्चन। ये दोनों लगभग बहुत ही आसान है, आपके ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखें, फ्रेम क्वेश्चन जब भी बनाए आप तो दिए गए वाक्य में से हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ के आगे लाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर वर्ब लिखनी है, और फिर जो शब्द आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसको वहाँ से हटाना है। तो एक तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में ये विशेष याद रखें। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में बाकी सारे वाक्यों में होती है, केवल 2 वाक्य ही इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो उस समय जैसे वाक्य के अंदर मान लो फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, या एस या ES होगा, या फिर वाक्य के अंदर कौन सी फॉर्म दी होगी, सेकंड फॉर्म, तो इस समय हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, है ना। तब आप ध्यान दें, फर्स्ट फॉर्म होने पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, डू या डज में से आएगी। अच्छा, डू कब आएगा ये भी आपको याद है, प्लूरल के साथ आएगा, और डज का आएगा सिंगुलर के साथ आएगा। और सेकंड फॉर्म यदि वाक्य में दी हुई है तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकालनी है, डिड निकालनी है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पर एक दो मैं बता रहा हूँ। जैसे लिखा मैंने, ही प्लेस क्रिकेट, ओके। और मान लो एग्जामिनर सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हाट से स्टार्ट करना है और आपको फ्रेम क्वेश्चन करना है। तब आप देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, लेकिन फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू या डज आएगी। अब सब्जेक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ही लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया आपके। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट तो ही लिखा हुआ ही है, तो ये ही हो गया। और फिर वर्ब लिखनी है, तो वर्ब कौन सी है, प्ले है, ओके। और पीछे ऑटोमेटिक क्रिकेट हट जाएगा क्योंकि व्हाट से सवाल पूछा गया है। तो 2 जगह ध्यान रखें, फर्स्ट फॉर्म होने पर डू डज हेल्पिंग वर्ब होगी और सेकंड फॉर्म होने पर डिड होगी। फ्रेम क्वेश्चन जब भी करो ध्यान रखना है। बाकी अन्यथा दूसरे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब दी हुई रहती है, तो उसी को हमें पहले लिखना है, ठीक है। अच्छा, टैग क्वेश्चन में विशेष ध्यान ये कि फॉर्मूला है, केवल इसमें आपको क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट तो रहता ही है, ठीक है ना। और वाक्य में ध्यान रखना कि यदि वाक्य में नोट दिया हुआ हो, क्या लिखा रहा हूँ मैं, नोट कर ले। अगर वाक्य के अंदर वाक्य में नोट लगा हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उस नोट को हटा देना है। अगर वाक्य में नोट लगा हो तो आपको नोट को हटाना है, मतलब आप नोट नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। और अब आपको इसका टैग क्वेश्चन बनाना है। तब आप क्या ध्यान रखोगे, इसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखो, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल है, ओके, तो यहाँ आपने विल लिख दिया। अब आप देखो क्या वाक्य में नोट है क्या, तो हाँ बिल्कुल नोट है, तो इस नोट को हमें वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देना है। और फिर किसको लाना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ही है, तो आप लिख लो ही, तो ये आपका राइट हो गया, विल ही। इसी तरह से उल्टा इसको कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, अगर वाक्य में नोट नहीं लगा हो तो फिर आपको नोट लगाना है। तो दूसरा स्पेशल याद रखें आप कि अगर वाक्य में नोट नहीं हो तो फिर आपको नोट लगाना है, तो नोट लिखना है, ये विशेष ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सी प्लेस क्रिकेट, ओके। और अब आपको इसका टैग क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले देखो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम पता लगाएंगे ना, ये फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म होने पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है, डू या, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। तो हम यहाँ पर डू लिखे या डज लिखे, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सी लिखा है, सी सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, डज आएगा। अच्छा, वाक्य में देखो नोट है क्या, नहीं है ना, नोट नहीं है तो हमें नोट लगाना पड़ेगा, तब अपन यहाँ नोट लगाएंगे, तो डजंट हो जाएगा। और फिर सब्जेक्ट को लिखना है, तो यहाँ पर सी। इस तरह से हम बना सकते हैं। टैग क्वेश्चन में विशेष ध्यान देना, जहाँ विल होता है ना, और अगर आपको नोट लगाना है तो या तो विल नॉट लिखो या फिर उसके स्थान पर जैसे वांट भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये भी विशेष ध्यान दें। तो टैग क्वेश्चन और फ्रेमिंग क्वेश्चन ये आराम से हो जाएगा।
और उम्मीद करता हूँ मैंने एक ही वीडियो में लगभग ग्रामर के सारे टॉपिक बताने की कोशिश करी है ना। लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे तभी ये आप आराम से कर पाएंगे, और उम्मीद है आपके बढ़िया पेपर जाएगा। अच्छी शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।